हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, चैप्टर नंबर 2 और इस चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक। और आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10th, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कौन सा लेक्चर नंबर 10th यानी 10वां लेक्चर लेकर के आए हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर के 9 लेक्चर पहले ही अपलोड कर चुके हैं, ठीक। और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर जा करके क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके आप वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को सीख सकते हैं, ठीक है ना। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बैटरियाँ। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, बैटरियां यानी इसी को हम लोग सेल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। आज इनके बारे में बातचीत करेंगे और हम लोग बातचीत करेंगे प्राथमिक सेल क्या होती है, द्वितीयक सेल क्या होती है, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से बातचीत करने वाले हैं। और प्राथमिक सेल में हम लोग 2 सेलों का आज अध्ययन करेंगे, शुष्क सेल और मरकरी सेल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, शुष्क सेल और मरकरी सेल के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं और एक मोटिवेशन लाइन के साथ में हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक महान क्रांतिकारी, ठीक है, स्वामी हुए, जिन्होंने हमारे देश को बहुत ही प्रोग्रेस की ओर लेकर के गए। जैसा कि इनका नाम आप लोगों को पता है, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक। इन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक बात कही थी जिससे हर एक व्यक्ति मोटिवेट होता है और आप भी मोटिवेट होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतनी खूबसूरत सी बात कही है और कहा है क्या कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। क्या कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। यानी आने वाले समय में जो 3-4 से 5 महीने बचे हैं, अगर आपने जम के संघर्ष कर लिया तो रिजल्ट आपका उतना ही बेहतर बनेगा। बात समझिए ध्यान से, ठीक है ना। तो इनकी ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि आने वाले 4 महीने तक हमें जम के संघर्ष करना है और जम के मेहनत करनी है, ताकि आने वाला जो रिजल्ट होगा हमारा बोर्ड एग्जाम का, चाहे आप 12th में हो या 10th में हो, ठीक है, तो आपका जो आने वाला बोर्ड का एग्जाम होगा वो आपको बहुत बेहतर मिले। इसलिए आपको आज से, अभी से संघर्ष की कहानी शुरू कर देनी है। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद करे हुए। चलिए सबसे पहले बातचीत करते हैं बेटा किसके बारे में, बैटरियों के बारे में, ठीक। यानी इन बैटरियों को व्यावसायिक सेल भी कहा जाता है। अब बैटरियों को व्यावसायिक सेल क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे की भी छोटी सी कहानी है। क्योंकि बैटरी अगर बनाई गई है ना, तो किसी न किसी यूज़ के लिए तो बनाई गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि बना लिया घर में रख दिया, है ना। तो इस चीज़ के लिए नहीं, जैसे मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो इसमें कोई ना कोई बैटरी जरूर लगी होगी, बात को समझो, ठीक है ना। यहाँ पे फैन लगा हुआ है, लाइट्स लगी हुई है, ठीक है ना। तो जैसे फैन चलता है तो अभी मेरे यहाँ पे इन्वर्टर रखा, तो एक बैटरा रखा हुआ बड़ा सा, ठीक। तो उस बैटरी का भी यूज किसी ना किसी तरीके से आ रहा है, इसको पंखे को चलाने में, ठीक, इस बोर्ड को चलाने में ना। तो ये सारी चीज़ें आप समझिए कि अगर बैटरी बनी है तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज हुआ होगा, ठीक। अब ये बैटरी हम लोग मार्केट से खरीद करके ले आते हैं, जैसे इसकी बैटरी इसके अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको खरीदा तो इसके साथ में बैटरी भी आई। अब ये मार्केट से लेकर के आए तो इससे क्या हो रहा है, बिजनेस भी तो चल रहा है ना। तो बस यही कहानी, इसलिए इनको व्यावसायिक सेल भी कहा जाता है। तो आप याद रख पाएंगे क्या कि बैटरियों को ही व्यावसायिक सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब जरा सुनना ध्यान से, कह रहा है क्या, वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब ये क्या कहानी होगी भैया कि वैद्युत रासायनिक सेल की क्या कहानी है, तो जरा समझते हैं, ठीक। हमने आप लोगों को शुरुआत में ही इस चैप्टर में पढ़ाया था वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में। वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में हमने आप लोगों को शुरुआत में ही पढ़ाया था, ठीक। जिसने ये लेक्चर, मतलब जिसने ये चैप्टर शुरुआत से पढ़ा होगा, उसको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी थी कुछ इस तरीके से। अरे भाई काहे डिस्टर्ब कर रहे हो यार, चलो ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या बनाए थे, 2 इलेक्ट्रोड लिए थे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना, और इस इलेक्ट्रोड को फिर हम लोगों ने एक गैल्वेनोमीटर से ऐसे ऐड कर दिया था। और उसके बाद हमने कहा था इस वाली इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, जिंक था, ठीक। और इस वाली इलेक्ट्रोड का नाम क्या था, कॉपर था। या इस इलेक्ट्रोड का नाम आपने क्या दिया था, एनोड दिया था, ठीक है ना। और इस एनोड के साथ में अभिक्रिया आप कौन सी कराते थे, तो बोलते थे भैया ऑक्सीडेशन की कराते थे ना। पूरी कहानी समझते हैं ना। उसके बाद में इधर वाली छड़ को आपने क्या नाम दिया था, तो बोले भैया कैथोड नाम दिया था। और उसके बाद में इस वाले में रिएक्शन कौन सी कराते थे, बोले भैया रिडक्शन की कराते थे, है ना। यही तो सारी कहानियाँ चलती थी। अब आपको पता था कि इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा लेते थे आप, निगेटिव लेते थे, और इस वाली छड़ के ऊपर चार्ज कैसा लेते थे, पॉजिटिव लेते थे, ठीक। अब ये जिंक की छड़ थी, इसलिए इसको आपने किस में डुबोया था, तो बोले भैया जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया था। और ये किसकी छड़ थी, तो बोले भैया कॉपर की थी, इसलिए आपने इसको किसमें, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया था। इतनी कहानी क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक। अब अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ ही गई है तो फिर आगे की कहानी भी आपको आसानी समझ
में आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो दान होकर के वापस जा रहे थे और यहाँ से कौन, ये जिंक का 2+ वाला आयन टूट करके इस विलयन में आ रहा था। ठीक, इस विलयन में क्या आ रहा था, जिंक का 2+। ये कहानी आपको पीछे सीखी थी। और इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो धारा भी चलती है। बात आपको अच्छे तरीके से पता है कि धारा की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे थे, तो इसका मतलब धारा कैथोड से एनोड की तरफ आ रही होगी, सीधी सी कहानी है। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आकर के माइनस लगाते थे, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो कॉपर का 2+ इस विलयन में निकलता था वो जाकर के इस छड़ से चिपक जाता था जाकर के। ठीक, तो इस तरीके से प्रोसेस चलता रहता था और एक समय के बाद में ये बैटरी लुल पड़ जाती थी, मतलब डाउन हो जाती थी। तब हम लोग फिर क्या करते थे, इसके लिए एक लवण सेतु का यूज करते थे। इसके लिए क्या बनाते थे, एक इस तरीके का एक लवण सेतु बना लेते थे। ठीक, अब लवण सेतु का क्या काम था, तो जरा सोचो, इसमें हम लोग कोई एक वैद्युत अक्रिय वैद्युत अपघट्य भर देते थे। अब जैसे यहाँ पर देखो किस चीज़ की कमी हो रही है, माइनस की, क्योंकि प्लस तो कूद कूद करके आ रहे हैं, तो माइनस आने के लिए यहाँ पर कौन आ जाता था, Cl। ठीक है ना, इस तरीके से कहानी। और इधर पे किस चीज़ की कमी हो रही है, प्लस की, क्योंकि प्लस यहाँ से निकल कर बाहर जा रहा था, तो इधर पे कौन आ जाता था, K का प्लस। इस तरीके से ये बैटरी पुनः हमारी काम में आने लग जाती थी। ठीक, तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि ये जो बैटरी थी वो किस काम में आ रही थी, विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो कह रहा है वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। समझना बात को ध्यान से, क्या कह रहा है, विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, यानी जो वैद्युत रासायनिक सेल ये बनी हुई हैं ये वैद्युत ऊर्जा के क्या है, एक प्रमुख स्रोत हैं। फिर कह रहा है तथा ये बैटरियों के रूप में, अच्छा अगर ये विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं तो इसका मतलब हमें करंट चाहिए कहीं ना कहीं से। अब करंट मिल रहा है तो कहानी चल रही है। ये माइक है, अब इस माइक में करंट आ रहा है, इसके अंदर क्योंकि क्या लगी हुई है, बैटरी लगी हुई है। ठीक, तो अब कह रहा है इनको हम लोग बैटरियों के रूप में यूज कर सकते हैं। इनको किस रूप में, बैटरियों के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है क्या, अतः बैटरियां भी गैल्वेनिक सेल ही होती हैं। अब इसका हमने आपको नाम भी बताया था, वोल्टी सेल बोलते थे, गैल्वेनिक सेल बोलते थे ना, तो इस तरीके से ध्यान रखना, डैनियल सेल बोलते थे। अब कह रहा है जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये ऑक्सीडेशन दिख रहा कि नहीं दिख रहा, इधर आप ध्यान से देखो तो ये रिडक्शन दिख रहा कि नहीं दिख रहा। ठीक, और जहां कहीं पर भी एक समय में दोनों ही अभिक्रियाएं हो जाएं तो ऐसी रिएक्शन का नाम हम लोग बोल देते हैं प्यारे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, क्या इतनी कहानी आपको नहीं समझ में आई क्या, बोलो जरा ध्यान से। ठीक, तो आप बोल सकते हैं क्या कि वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। वैद्युत रासायनिक सेल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ये बैटरियों के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। उसके बाद कह रहा अतः बैटरियां भी गैल्वेनिक सेल ही होती हैं। उसके बाद कह रहा जिनमें रेडॉक्स अपक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है। ठीक, इतनी सारी कहानी आप सीखने के बाद में फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि भैया अब बैटरियों को किन किन रूप में बांटा जा सकता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ेंगे आगे क्या, बैटरियों का वर्गीकरण। चलिए देख लेते हैं जरा ध्यान से। अब एक काम करो, पहले वर्गीकरण से पहले आपको इन बैटरियों के गुण भी पता होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गुण भी पता होने चाहिए। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा बैटरियों के प्रमुख गुण। अब बैटरियों के प्रमुख गुण क्या होने चाहिए, तो कह रहा ये वजन में हल्की होनी चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं आपको, क्या कि एक बारी मैं बारात में गया, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो दूल्हा होता है उस दूल्हे के गले में माला पहनाए जाते हैं, नोट्स के माला भी पहने होते हैं। ठीक है, या मोतियों वाले माला भी पहनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ जिस किसी के यहाँ पर भैया की शादी हुई होगी उसने देखा होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो उनके गले में जो है ना, ऐसी मैं किसी की बारात में गया था। अब बारात में गया तो मैंने देखा कि यार उस माले में छोटे छोटे से बल्ब लगाए गए थे। ठीक है ना, उस जो नोट के माला थे ना, कुछ बोले उसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया। ठीक है, तो उसमें से जो है ना उस माले के अंदर छोटे छोटे से बल्ब लगा दिए गए। ठीक, और वो बल्ब जो थे कलरफुल थे। ठीक है ना, तो अब ऐसा हुआ कि बोले जब रात में पहुंचेंगे वहां पर, ठीक है ना, तो जब रात में बारात पहुंचेगी लड़की वाले के यहाँ पे, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। और जलाएंगे तो फिर अच्छा लगेगा थोड़ा सा, दूल्हा भी ना। तो बोले हाँ ठीक है। अब हुआ क्या कि मतलब जब किसी की साले की शादी होती है तो उसमें सारा कारोबार जीजा को दे दिया जाता है ना, क्योंकि जीजा लोग ही कपड़े वगैरह पहनाते हैं, दुनिया भर के काम जो होते हैं जीजा के ऊपर ज़्यादा लोड रहता है, कहने का मतलब है। ठीक, तो अब हुआ क्या कि वो बैटरी जो थी, अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, छोटी छोटी सी बैटरी होती है, इतनी इतनी छोटी सी। ठीक, और वो 20-25 रुपए की मिलती है कोई। ठीक, अब वो बैटरी जो है ना वो जीजा जी को दे दी गई कि यार एक काम करो तुम इसको रख लो, जब दूल्हा पहुंचे वहाँ पर तो इसको दे देना, ये जोड़ करके अपनी कहानी शुरू कर लेंगे। ठीक, बोले हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने अपनी पर्स में या बैग में रख लिया। अब जैसे ही रखा उसको तो फिर पहुंचे तो अच्छा, जीजा जी के अंदर एक गंदी आदत थी कि यार वो ड्रिंक कर लेते थे। अब रास्ते में उन्होंने कहीं से निपटा दी। अब निपटाने के बाद जब बारात पहुंची तो उन्होंने निकल लिए कहीं ना कहीं की तरफ। ठीक, अब वो एक चारपाई निकाली और मस्त आराम से सो रहे। अब लड़का जब पहुंचा वहाँ पे, बारात जब पहुंची तो फिर लड़का बोला कि यार अब निकलना चाहिए हमको यहाँ से ना।
चलो चलते हैं। अब जब वो निकले, अब तो बोले यार लाइट जलनी चाहिए, इसे नहीं ना जा सकते ना, अब उसमें बल्ब लगे हैं ना, तो जलने चाहिए भाई साहब, बात खत्म। ठीक, तो बोला आप करें क्या, तो बोले क्या बैटरी लेकर के आओ, इसकी बैटरी कहाँ है, तो बोले बैटरी तो जीजा जी लिए। बोले जीजा जी कहाँ है, बोले जीजा जी का पता ही नहीं है, कुछ नहीं। अब फ़ोन लगाया जा रहा, जीजा जी फ़ोन नहीं उठा रहे, वो एकदम टुन्न पड़े हुए हैं, है ना। तो अब हुआ क्या कि बार बार जब लोगों ने ढूंढा इधर उधर करके, ठीक, तो जीजा जी कहीं ना कहीं से मिले। ठीक, अब वो लड़का मार एकदम जीजा जी को ही निपटाया चलाए दे रहा है कि तुम ये वो तुमको, है ना, अब क्या क्या बताएं तुमको हम ना। तो ऐसी दुनिया भर की बातें उसने जीजा जी को सुनाई। ठीक, अब जीजा जी से बैटरी ली, बैटरी जोड़ी और वो चालू कार्यक्रम। ठीक, अब जरा सुनना उसकी कहानी को लेकर के यहाँ पर 2-3-4 बातें लिखी हुई है। ठीक, सबसे पहली चीज़ क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वजन में हल्की होनी चाहिए। ठीक, अब जरा मानो ध्यान से कि वही जो 20-25 रुपए की बैटरी थी और वो इतनी भारी होती जैसे इन्वर्टर का बैटरा, एक बड़ा सा बैटरा। ठीक, अब उसको अगर दे दिया जाता कि दूल्हे को, भैया लो इसको लेके जाओ, अब जलाओ तुम अपने बल्ब, है ना, अब जलाओ बल्ब, तो क्या लगता है कि वो जहाँ पे उसका सहरा रखा जाता है उस सहरे की जगह पे क्या रखता है, वो बैटरा रखता। बोले चलो रोड लाइट बना करके चलते हैं इसको। ठीक, क्या लगता है ये पॉसिबल हो पाता क्या। ठीक, तब वो कहता भैया ऐसा जलाना या ऐसा उजाला अपनी ऐसी तैसी में जाए। ठीक, हमको ये बैटरी चाहिए ही नहीं है, समझ रहे। ठीक, अगर बहुत ज़्यादा भारी होती तो। ठीक, तो उसने क्या कर दिया, तुरंत मना कर दिया। मना कर देता कि नहीं भैया हमको नहीं, जीजा जी तुम ही ले जाओ ना, जहाँ पड़े हो वहाँ पड़े रहो, तुम वापस ही मत आओ कभी, है ना। तो वो वाली कहानी। ठीक, इसलिए कह रहा गया कि बैटरी जो है वो कैसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। ठीक, तो कह रहा वजन में क्या होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, बहुत भारी नहीं होनी चाहिए, आसानी से कैरी करी जा सके, ऐसी बैटरी होनी चाहिए। ठीक, दूसरी चीज कह रहा इनकी कीमत कम होनी चाहिए। ठीक, मान लो वही बैटरी जो 20-25 रुपए की मिलती थी और 2-2.5 घंटे 3 घंटे बल्ब जलाने के लिए। ठीक, अब वही बैटरी मान लो 5-10 हज़ार रुपए की मिलती, समझो 5-10 हज़ार रुपए की मिलती, तो क्या लगता, दूल्हा कहता कि यार हमको बैटरी चाहिए ही। अरे इसी तैसी में जाए, ये बैटरी हमने जला लिया और ये जल गई। ठीक, हो गया उजाला जो भी होना था ना। तो फिर वो बैटरी को कैरी नहीं करता, क्योंकि 10-15 हज़ार रुपए कौन फूकेगा वो छोटी सी बैटरी के लिए, घंटे 2 घंटे भर के लिए, है ना। अब जैसे मान लो यही आपके घरों में इन्वर्टर का बैटरा जो आता है वो कोई 50-60 हज़ार रुपए का हो, 50-60 हज़ार रुपए का होता। ठीक, तो और बैकअप यही कि 5 से 6 घंटे का हो, तो क्या लगता कोई इतने पैसे फंसा करके 5-6 घंटे आराम से चाहता क्या, सोचो था। उससे अच्छा तो है कि देखिए हम सोलर पैनल लगवा लेंगे, उसकी कहानी चलेगी आराम से ना, रंगबाजी से चलाएंगे। तो ये चीज़ें होती है ना कि बैटरी अगर है तो वो वजन में भी बहुत हल्की होनी चाहिए, और प्लस में एक तो उसका जो है ना कीमत भी बहुत कम होनी चाहिए, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए ना कि यार अपन खरीद ही नहीं पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं तो बैकअप भी उतना अच्छा नहीं दे पा रही है ना, तो वो कहानी होती है, थोड़ी सी ध्यान रखना। तो आप 2 पॉइंट याद रखेंगे कि वजन में हल्की होनी चाहिए ताकि कैरी करने में उसको आसानी रहे। दूसरा कह रहा है इसकी कीमत कम होनी चाहिए ताकि उसको ले जाने में उसको अच्छा लगे कि यार चलो कम पैसों में काम ज़्यादा हो गया। कह रहा है इनका आकार छोटा होना चाहिए, पता चले आकार एकदम ये तगड़ा सा ना, खस्तर में रखे, पता चले चारों तरफ वही दिख सहरा का, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया सहरा, आ रहा है ना, बैटरी दिख रही केवल सर के ऊपर। तो क्या लगता है वो दूल्हा पसंद करता है क्या। ठीक, नहीं बेटा, आकार में भी कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, आसानी से छोटी जगह में रख जाए। जैसे मान लो मोटरसाइकिल में बैटरी रखते हो, बाइक की बैटरी रखी हुई। ठीक, अब वो बाइक की बैटरी इतनी बड़ी बैटरी होती है कि पता चले कि टंकी से ही बड़ी रखी हुई बैटरी, तो कैरी करना थोड़ा कठिन होता कि नहीं होता, जरा सोचो। एक छोटी सी बैटरी होती बिल्कुल बाइक में, आपने देखा होगा ना, और आराम से सेट करके उसको लगा दिया जाता, कहानी चलती रहती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 3 बातें क्लियर होगी नहीं होंगी। चौथी बात में कह रहा स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा लंबे समय तक प्रवाहित होनी चाहिए। मान लो वो बैटरी लेकर के जाता 10-15-20 हज़ार रुपए की, वही लेकर के जाता और वो मुश्किल से 5-10 मिनट जलती और उसके बाद लुल्ल पड़ जाती, तो क्या लगता है वो किसी काम की होती क्या, जरा सोच करके देखो, आप ही सोच करके देखो। ठीक, क्या लगता है आप उसको यूज करना पसंद करते हैं कि यार हम 15 हज़ार रुपये फूंक के ला 5 मिनट के अंदर वो लुल्ल पड़ गई, तो क्या लगता है कि ऐसी बैटरी आप यूज करना पसंद करेंगे। मान लो बैटरा आपने 40-50 हज़ार रुपये खर्च करके ले भी आया आप, और पता चल रहा है कि उसने जो धारा दी है वो मुश्किल से 1 घंटे दी है, तो क्या लग रहा है आपको, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। जरा सोचो, ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही हो, ऐसी गर्मी में पसीना टपक रहा हो, है सैया जी का हाय पसीना छूट गया, नहीं तो अगर पसीना छूट गया है और समस्या है इतनी ज़्यादा ना, तो क्या लगता है आपको कि 50 हज़ार रुपये में 1 घंटे का बैकअप चाहिए, चाहोगे आप क्या, जरा सोच करके देखो। ठीक, नहीं ना, तो अगर नहीं चाहोगे ना तो फिर कहानी यहीं पे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो यही चीज़ आपको समझनी पड़ेगी ना कि कह रहा है कि स्थिर वोल्टता, यानी वोल्टेज भी कम ज़्यादा नहीं, पता चले एक समय आ गया 500 वोल्टेज का, एक समय पता चल रहा 100-150 में चल रहा है, काम ही नहीं बननी। तो ऐसा भी वोल्टेज ना हो कि चले ना, और ऐसा भी वोल्टेज ना आए कि चलना ही बंद कर दे परमानेंट के लिए। आपने देखा होगा नहीं, अक्सर वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है घरों में, चीज़ें फूक जाती हैं, फ्यूज पड़ जाती हैं। ठीक, तो वही बताया ना कि ऐसा भी वोल्टेज ना कम, इतना भी वोल्टेज कम ना हो कि चलने को तरसे, और इतना ही वोल्टेज ज़्यादा ना हो जाए कि और ज़्यादा चलने को तरसे, परमानेंट ही चलना बंद हो जाए, है ना। तो ये सारी समस्याएं दूर होनी चाहिए, कहने का मतलब। ठीक, और कह रहा स्थिर वोल्टता की विद्युत धारा लंबे समय तक, पता चले 6-7-8 घंटे 10 घंटे तो बैकअप देना चाहिए, लाइट नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, पसीना तब भी नहीं आएगा,
अगर 8-10 घंटे का बैकअप दे रहा है बैटरी आपका तो फिर कोई समस्या है ही नहीं हमारे पास में, है ना। तो ऐसी चीज़ों को आप विशेष तरीके से ध्यान रखेंगे तो ये हो जाएंगे बैटरियों के प्रमुख गुण। अगर ऐसी ऐसी बैटरियां हमको देखने को मिलती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। फिलहाल अब आगे चलते हैं जल्दी से हम लोग और आगे कहानी को समझते हैं। अब कह रहा बैटरियां या सेलों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, यानी बैटरियों को या सेलों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, अब कौन कौन से दो भागों में बांट सकते हैं तो कहते हैं कुछ को हम लोग प्राथमिक सेल कह देते हो, कुछ को क्या कह देते हैं, द्वितीयक सेल कह देते हैं। कुछ सेलों को प्राथमिक सेल कहते हैं और कुछ को द्वितीयक सेल कह देते हैं, ठीक है ना। तो यही दो भागों में आपको वर्गीकृत करना है। अब प्राथमिक सेल क्या होती है, पहले उनको निपटा लेते हैं फिर बाद में द्वितीयक सेल को निपटा लेंगे, है ना। तो देखो जरा ध्यान से प्राथमिक सेल के बारे में कह रहा वे वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होगी। जरा ध्यान से देखो, अरे यार अपन ने गलत साफ कर दिया उसको ना। अभी आपको हमने विद्युत रासायनिक सेल दिखाई थी, नहीं दिखाई थी, ठीक। अब उसमें मैं अगर वो लवण सेतु ना बनाता तो वो जो रेडॉक्स अभिक्रिया हुई थी केवल एक ही बार होती। रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। अगर जो बीच में मैंने लवण सेतु आपको बना के दिखाया था, अगर वो लवण सेतु ना बना होता तो फिर रेडॉक्स अभिक्रिया केवल और केवल एक बार होती। और अगर रेडॉक्स अभिक्रिया एक बार होती तो फिर ये समझ लो ध्यान से कि बैटरी को हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर पाते। बात समझ में आ गई नहीं आगे, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा भी है, कह रहा है क्या कि भैया ऐसी वे वैद्युत रासायनिक सेल जिनमें रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है। ध्यान रखना बेटा, क्या बोलोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया केवल एक बार होती है, अर्थात जिन्हें पुनः आवेशित या पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पुनः आवेशित या पुनः प्रयुक्त नहीं कर सकते। मतलब कहने का समझ रहे मेरा क्या कहना चाहता हूं मैं, कि भैया वो जो बैटरी लेकर के आए थे आप, दूल्हे ने लगाई थी, एक बार डिस्चार्ज हो गई उसका काम खत्म, वो अब काम में नहीं आने वाली कभी भी, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए जो बैटरी, ठीक है, दोबारा से चार्ज नहीं होती हैं वो बहुत सस्ती आती हैं, लेकिन जो बैटरी दोबारा से चार्ज हो जाती हैं वो बैटरी थोड़ी सी महंगी होती है। बात समझो जाते, ठीक। अब जैसे घड़ी में आपने सेल डाला कोई, अब वो सेल क्या लगता है आपको कि एक बार डाउन होने के बाद दोबारा फिर चार्जिंग लगा के चिपका दोगे क्या, समझो बात को ध्यान से, ठीक है। जो घड़ियों में सेल पड़ता है छोटा सा, हाँ, अब कुछ लोग कहते भैया हमारे पास तो स्मार्ट वॉच है, हम तो रोज चार्ज करते हैं उसको ठूस ठास के। तो भैया फोन है ना वो तो कैसे, उसके अंदर बैटरी कैसी पड़ी है, द्वितीयक सेल पड़ी है, प्राथमिक सेल नहीं पड़ी उसमें, समझ लो बात को ध्यान से, ठीक है। प्राथमिक सेल वो जो हैंड वॉच में, स्मार्ट वॉच नहीं, एनालॉग वॉच होती है, ठीक, उनमें आपने देखा होगा छोटे छोटे सेल पड़ते हैं। अब वो सेल अगर एक बार डाउन हो गया तो फिर आपको दोबारा से उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मार्केट से दूसरा ही खरीदना पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसी सेलों को हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल, जिनको दोबारा यूज ना किया जा सके या दोबारा से चार्ज ना किया जा सके। आवेशित का मतलब क्या होता है, चार्ज कर देना, ठीक। तो अगर आप प्राथमिक सेल कहलाते हैं, ये सेल अनुत्क्रमणी होती है। अनुत्क्रमणी का मतलब होता है भैया एक तरीके से चलो, एक रास्ते में चलो। अनुत्क्रमणी वो है कहानी, जैसे एक जगह से जाने का रास्ता तो है, आने का रास्ता वापस नहीं है, ठीक। जैसे प्रेम की गली में जा तो सकते हो लेकिन उसकी गली से कभी वापस लौटकर आ नहीं सकते हो, सुरक्षित वापस नहीं लौट कर आ सकते हो। अगर आपने एक बार प्रेम की गली में पैर रख दिया तो भाई साहब वहां से सुरक्षित वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो वो अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं ना। तो कह रहा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब एक ही धारा में, देखो कह रहा क्योंकि इनमें रासायनिक अभिक्रिया एक ही दिशा में होती है। भैया एक ही दिशा में जाने का रास्ता है, आने का कोई रास्ता नहीं, कोई यू टर्न नहीं है, ठीक है। जैसे ड्रग्स कुछ लोग लेते नहीं लेते, ठीक है, तो उसमें यू टर्न नहीं होता बेटा, तुम जितना लेते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाओगे। ड्रग्स की दुनिया में, नशों की दुनिया में, नशे की जिसको लत लगती है ना, वो नशे की लत में आगे बढ़ता जाएगा। उसमें कोई यू टर्न नहीं होता कि भैया जब मन करा तब वापस आ लिए, कि नहीं बस अब मन भर गया, आप नहीं करेंगे नशा, अब हमारा मन भर गया, अब हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं, ठीक। तो ऐसा वहां पर कुछ नहीं होने वाला, ठीक। अगर आपने एक बारी कदम रख दिया तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे आने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक। यही है कहानी इसकी भी, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप ना। तो कैसी है, अनुत्क्रमणीय सेल है, ठीक। फिलहाल अब ध्यान रखना, इसके दो बेहतर एग्जाम्पल हैं आपको जो पढ़ने हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि शुष्क सेल किसे कहते हैं और दूसरा मरकरी सेल किसे कहते हैं। शुष्क सेल किसे कहते हैं और मरकरी सेल किसे कहते हैं ना, ये दो बातें आपको अच्छे समझनी पड़ेंगी प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, हम लोग पहले बातचीत करेंगे किसके बारे में, शुष्क सेल के बारे में, ठीक। देखो मैंने यहाँ पर सब कुछ पहले ही लिख रखा है शुष्क सेल के बारे में, चित्र भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। अभी हम सिखा देंगे कैसे कैसे चित्र बनाया जा सकता है। फिलहाल अभी फोकस करते हैं चीजों के ऊपर। तो कह रहा है शुष्क सेल को ही हम लोग लेक्लांसी सेल भी कहते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है कि लेक्लांसी सेल क्या है, तो शुष्क सेल को ही क्या कहा जाता है, लेक्लांसी सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज ही उन्होंने करी थी।
इनकी खोज लेक्लांसी ने ही करी थी, इसलिए ध्यान रखना, ठीक। तो कह रहा है इसका आविष्कार लेक्लांसी ने किया था, ठीक है। ये जो बैटरी है, शुष्क सेल है, ये किसने बनाई थी? लेक्लांसी ने बनाई थी। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। फिलहाल अब हम लोग देखते, कह रहा है इसमें जिंक का एक बाहरी बेलनाकार पात्र होता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये जिंक का क्या है? एक बाहरी बेलनाकार पात्र होता है। मैं एक छोटा सा चित्र यहाँ पर भी बना के दिखा दूँ आप लोगों को ना, तो आप ध्यान रखेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जिंक का एक बाहरी बेलनाकार पात्र होता है, ठीक। ये जिंक का एक क्या हो गया बेटा? बाहरी बेलनाकार पात्र हो गया, ठीक। और यहाँ से इतना सा आप कवर कर लीजिए। ये चलो, इतनी सी कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, ध्यान से देखते चलो, सब चित्र आप बनाना सीख जाओगे। ये बन गया, तो ये हो गया बेटा क्या है? जिंक का एक बाहरी बेलनाकार पात्र। पहला पॉइंट पल्ले पड़ा। दूसरा पॉइंट देखो, ठीक, कह रहा है जो एनोड की भांति कार्य करता है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा, ठीक है ना। ये जो जिंक का बाहरी बेलनाकार पात्र है, ये एनोड का काम करेगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है? माइनस का होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या ना, इसमें पात्र के अंदर कागज का अस्तर लगा होता है, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो डॉट 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 लाइनें दिख रही ना आपको, ऐसी यही क्या है बेटा? कागज का अस्तर है। तो मैंने कहा आपसे कि चलो यहाँ पर अपन भी लगा देते हैं कागज का अस्तर, क्या ही दिक्कत है ना। तो हमने कहा चलो यहाँ से इस तरीके से आपको क्या करना, एक कागज का अस्तर लगा देना, ठीक है ना। ये क्या लगा दिया अपन ने? कागज का अस्तर लगा दिया। क्या यहाँ तक क्लियर है? देखो मैं पॉइंट पढ़ रहा हूँ, उसी पॉइंट के हिसाब से चित्र बना रहा हूँ, ऐसा आपको भी करना है ना। चलो अब अगला पॉइंट देखो, कह रहा है इसमें पीतल की टोपी युक्त, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इसमें पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़ होती है। पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़, इसी के अंदर ही निपटा देते हैं कहीं पे क्या। तो देखो जरा ध्यान से, कह रहा पीतल की टोपी युक्त ग्रेफाइट की छड़। तो हमने कहा चलो यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गई आपकी क्या? पीतल की टोपी युक्त। पहले तो इसको ग्रेफाइट की छड़ बना लो। क्या बना लो बेटा? ग्रेफाइट की छड़ बना दो, है ना। देखो इसको बना लेते हैं, ये हो जाएगी ग्रेफाइट की छड़, ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ इस तरीके से ना। तो ये हो गई तुम्हारी ग्रेफाइट की छड़, है ना। ये इस तरीके से ध्यान रखना, ये हो गया ग्रेफाइट। अरे यार क्या बार बार आगे पीछे हो रहा है ना। अब बाप रे, एक के बार में था क्या सब कुछ? चलो बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। ध्यान से देखना बेटा ना, इस तरीके से ये क्या हो गई, मान लो ग्रेफाइट की छड़। अब कह रहा है इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की, देखो क्या दिख रही है, एक टोपी लगी दिख रही है ना। तो आप यहाँ पर एक पीतल की क्या बना दीजिएगा, इस तरीके से टोपी बना दीजिएगा। ये हो गई पीतल की टोपी, ठीक। ये ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर क्या बना दी मैंने? पीतल की टोपी बना दी, ठीक। इस तरीके से आप ध्यान रखना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब कह रहा है ये पीतल की टोपी हो गई, ठीक। अब कह रहा है जो कैथोड की भांति कार्य करती है, अब इसके ऊपर ये क्या बन जाएगी? अब कैथोड बन जाएगी, है ना। इसको ध्यान रखना, ये क्या बन जाएगा? अभी कैथोड बन जाएगा, ठीक। अब अगर कैथोड बन गया तो इसके ऊपर चार्ज भी लिख देना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये जो है ना किसका काम करेगा? कैथोड का। और कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है? प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथे पॉइंट में देखो, कह रहा है ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड। अब कह रहा है ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, अब ये देखो ग्रेफाइट की छड़ है ना, तो यहाँ पे यानी ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, इस जगह पे ना, इस जगह पे आपको क्या भर देना है? तो कह रहा है ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा? MnO2 तथा फिर कह रहा है क्या? कार्बन। ध्यान से देखो बेटा, दो बातें हैं ना इसमें, मैग्नीज ऑक्साइड तथा कार्बन। तो कार्बन का गीला पेस्ट भर देते हैं। देखो ध्यान से, ये हमारा भरा हुआ ना, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? मैग्नीज ऑक्साइड तथा कार्बन का गीला पेस्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? फिर आगे देखो ध्यान से, अगले पॉइंट में कह रहा है एनोड तथा कैथोड के बीच रिक्त स्थान को अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड की लेई से भर देते हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो जगह दिख रही ना, ये वाली खाली जगह, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसी खाली जगह में आपको क्या भर देना है? अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड भर देना है, ठीक। यहाँ पे आपको अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक। यही चीज़ यहाँ पर भी कर सकते हो आकर के। यहाँ पे ये जो खाली जगह आपको दिख रही ना एनोड और कैथोड के मध्य, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। देख लो, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड की लेई भर देते हैं। फिर कह रहा है प्रयोग के दौरान जिंक का उपभोग होता है। प्रयोग के दौरान जिंक का उपभोग होता है, ठीक। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो जाएगा? उपभोग हो जाएगा। मतलब जिंक की जो छड़ है, सॉरी, जिंक की जो ये बेलनाकार पात्र है, ये धीरे धीरे खराब होने लग जाएगा, ठीक। जब बैटरी काफी समय तक यूज होती रहेगी तो वो खराब होने लग जाएगा, ठीक। और उसके बाद में बैटरी लुल पड़ जाएगी, है ना। अब उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और याद कर लो, जो बहुत जरूरी चीज है। क्या कह रहा है बेटा कि इसमें ध्यान से देख लो एक बार, कह रहा है
कि शुष्क सेल का सेल विभव, ये कभी कभी पूछ देता बेटा ना कि शुष्क सेल का सेल विभव कितना होता है, तो आप बोलेंगे भैया शुष्क सेल का सेल विभव 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है। शुष्क सेल का सेल विभव 1.5 से, ठीक है सॉरी 1.25 से 1.5 वोल्ट होता है। ये सारी चीजें हैं ना। अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर हम इसकी दो है ना एनोड और कैथोड दोनों की अभिक्रियाएं बता देंगे, ठीक। और दोनों अभिक्रियाएं पढ़ने के बाद में ये जो टॉपिक है शुष्क सेल का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। 4 से 5 बातें मैंने लिख रखी, फटाफट इनको याद करते जाओ, उसी हिसाब से चित्र बना लेना, बस खत्म सी कहानी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो पहले फटाफट आप लोग। चलिए अच्छा ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं यहीं पर रिएक्शन बनाना है ना, कि रिएक्शन कैसे कैसे इसकी काम में आएंगे, कैसे कैसे रिएक्शन को बनाया जा सके, ठीक। सबसे पहले आप बच्चा बोलेंगे यहाँ पर क्या, एनोड की अभिक्रिया। किसकी रिएक्शन बनाएंगे आप, एनोड की रिएक्शन बनाएंगे, तो आप लिखेंगे एनोड रिएक्शन, है ना। अब एनोड रिएक्शन आप जब बनाएंगे, ठीक, यहाँ पे ओ है ना, एनोड रिएक्शन, ठीक। अब सबको पता है जो एनोड अभिक्रिया होती है उसके साथ में रिएक्शन किसकी करानी पड़ती है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन की, यानी कि ऑक्सीकरण की, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, एनोड आप माने किसको हो, तो हमने कहा था जिंक को। ध्यान से देखो बेटा, ये जो जिंक की छड़ है ना, एक सेकंड रुको, इसके ऊपर प्लस का चार्ज क्यों लगाना ना, हमें पता है बेटा एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, माइनस का, और ये कैथोड है तो कैथोड के ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का, ठीक। तो हम लोग माने किसको, एनोड है। ध्यान से देखो बेटा, अगर जिंक का बेलनाकार पात्र जो किसका काम करता है, एनोड काम करता है, ठीक। तो जिंक का ही हमें क्या कराना, ऑक्सीडेशन कराना। आपको पता है जिंक किस रूप में है, सॉलिड के रूप में। अब ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दान करके जिंक के ऊपर जो है ना आयन वाला फॉर्म 2+ दिख जाएगा आपको एक्वस के फॉर्म में। क्लियर होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद आप दूसरी बात याद रखेंगे, कैथोड की रिएक्शन वाली। तो अब यहाँ पर आप बोलेंगे भैया कैथोड रिएक्शन की क्या कहानी होनी चाहिए, तो कैथोड रिएक्शन की भी कहानी कुछ इस तरीके से होगी। अब कैथोड के साथ में अभिक्रिया कौन सी कराई जाती है, तो सबको पता होना चाहिए, रिडक्शन। क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, रिडक्शन करा लेंगे, है ना। अब रिडक्शन किसके साथ में कराना है, तो जरा सुनना। सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पर ये मैग्नीज ऑक्साइड जो दिख रहा है इसको काम में लेकर के आना है ना। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे मैग्नीज ऑक्साइड। क्या लिख लेना है, मैग्नीज ऑक्साइड। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना, ये जो अमोनियम क्लोराइड दिख रहा है, इन दोनों की भाई साहब लड़ाई करानी, और हमें चाहिए क्या, अमोनियम के आयन। क्या चाहिए हमें, अमोनियम के आयन चाहिए, यानी NH4 का प्लस वाला चाहिए। इतनी सी बात समझ लीजिए आप ध्यान से, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमोनियम आयन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, NH4 का प्लस, ठीक। इतनी सी चीज़ क्लियर होगी कि नहीं होगी। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन हमने दान करे थे वही इलेक्ट्रॉन हमें अब क्या करने पड़ेंगे, ग्रहण करने पड़ेंगे। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन हम लोग ग्रहण करेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितने से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से। अब बनेगा क्या क्या, तो आप बोलेंगे भैया पहले बनेगा मैग्नीज ट्राईऑक्साइड, फिर बनेगा हमारे पास में यहाँ पर अमोनिया गैस, ठीक। और उसके बाद में लास्ट में जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा जल, ठीक। इतनी सी कहानी आप अच्छे से याद कर लीजिए, मैग्नीज ट्राईऑक्साइड, अमोनिया और यहाँ पर जल। ये रिएक्शन आपको याद करनी है एनोड और कैथोड की, बस इस तरीके। इतना है केवल शुष्क सेल की कहानी। स्क्रीनशॉट लो फटाफट और जल्दी से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। 3 नंबर की जुगाड़ हो जाएगी आपकी। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे कहानी को हम लोग और समझते हैं। और अब अगली जो कहानी होगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों किसकी, शुष्क सेल की, ठीक है ना। चलो देखते हैं अब हम लोग क्या है शुष्क सेल के बारे में। सॉरी शुष्क सेल तो हो गया ना, मरकरी सेल पढ़ना है ना, क्यों, है ना। मरकरी सेल के बारे में देख लेते फटाफट, ठीक। इसमें भी मैंने वही 4-5 बातें लिख रखी, फटाफट देख लेते इसको भी। और चित्र तो बहुत ही आसान है, इसका भी उसी तरीके से बनाना है ना। तो देखो ध्यान से, मरकरी सेल, तो पहले चीज समझ लो कि मरकरी सेल का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो कह रहा है क्या कि इस सेल का उपयोग या इसका उपयोग लघु विद्युत यंत्रों, लघु विद्युत यंत्रों, लघु का मतलब समझो ना जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उस प्रकार के लघु विद्युत यंत्रों जैसे घड़ियों, सुनने के यंत्र, कैलकुलेटर तथा कैमरा आदि में किया जाता है, ठीक। यानी कि जो सुनने के यंत्र हैं, अभी बड्स आप लोग लगा लेते हो, ठीक है, लीड वगैरह लगा लेते हो, हेडफोन लगा लेते हो ना, ये सब सुनने के यंत्र इनमें लगाते हैं, या घड़ियों में लगाते हैं, या कैलकुलेटर में भी पड़ती हैं वो सेल, ठीक। और जो है ना कैमरा आदि में भी, ठीक। आज के कैमरे तो जो ना तो चार्ज करके भी काम चल जाता है ना, तो वही कहानी है थोड़ी सी जो बढ़ती जा रही है। फिलहाल आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है क्या, इसमें जिंक का एक बाहरी पात्र एनोड की भांति कार्य करता है। फिर से वही कहानी है कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जिंक का एक पात्र है। देखो ध्यान से, कह रहा है जिंक का पात्र है जो किसका कार्य करेगा, एनोड का कार्य करेगा, ठीक। एनोड के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस का होगा।
फिर उसके बाद कह रहा है कि इसमें कार्बन यानी ग्रेफाइट छड़ कैथोड की भांति कार्य करती, मतलब इसमें एक कार्बन की छड़ होगी, आपने देखा ये आपको दिख रही होगी कार्बन की छड़, जो किसका काम करेगी भैया, कैथोड का काम करेगी। दिक्कत हुआ क्या, समझ रहे हो ना। इसके बाद में इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, प्लस का चार्ज हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद हमसे कह रहा है इसमें अंदर की सतह पर छिद्रदार कागज का अस्तर लगा होता है। तो अब देखो ध्यान से, ये अंदर की सतह पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये छिद्रदार कागज का क्या है, यहाँ पर अस्तर है, ये छिद्रदार कागज का अस्तर है। ठीक, इस चीज को आपको यहाँ पर समझना है बड़े अच्छे तरीके से, ध्यान से, है ना, तो ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया छिद्रदार कागज का अस्तर। फिर कह रहा है इसमें KOH तथा HGO का पेस्ट, यानी किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मर्क्यूरस ऑक्साइड का पेस्ट विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना डॉट 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 भरा हुआ, वो क्या भरा हुआ है, तो ध्यान से देखो, ठीक है ना, मर्क्यूरस ऑक्साइड तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट है। उसके बाद कह रहा है इस सेल का सदैव, अब ये ध्यान रखना, इस सेल से सदैव जो है ना हमें कितना 1.35 वोल्ट का विभव मिलता रहता है, ये बात ध्यान रख लो। मतलब ये जो मरकरी सेल है इनका जो विभव होता है वो कितना होता है 1.35। अभी पीछे पढ़ा था कितना था शुष्क सेल का 1.25 से 1.5, इसमें कितना होगा 1.35। ठीक है ना, पहले फटाफट जल्दी से चित्र को और इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसकी रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। चलो अभी ध्यान देते हैं हम लोग बेटा, है ना। अब सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसकी भी एनोड रिएक्शन के बारे में कहानी को समझते हैं चल करके, ठीक है। तो फटाफट लिखेंगे अपन क्या, एनोड रिएक्शन। अब एनोड रिएक्शन में करना क्या होता है, सबको पता है, ऑक्सीडेशन कराना है ना, ऑक्सीडेशन कराना। चलो देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या होगा। तो सबसे पहले आपने एनोड माना किसको, तो बोलो भैया हमने जिंक को ही तो माना है। किसको माना, जिंक को माना है ना, ठीक। तो आप यहाँ पर क्या कर देना, जिंक लिख देना, और ये किस रूप में होगा, सॉलिड के रूप में। फिर से वही कहानी, इलेक्ट्रॉन दान कर लेगा, लेकिन इस बार थोड़ी सी कहानी बदलेगी कि हमें भैया इनकी लड़ाई भी करानी। इनकी क्या करानी, लड़ाई। तो हमें यहाँ से K का प्लस और OH का माइनस मिलेगा, जो ये OH हमारे काम की चीज़ होगी। तो यहाँ पर आप क्या लेकर के आएंगे, OH का निगेटिव आयन लेकर के आएंगे, ठीक। और उस OH के निगेटिव आयन को लेकर के आएंगे, तब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपने कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दिए होंगे, दान कर दिए होंगे। और जैसे ही आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिए होंगे, तब आपको यहाँ पर दिखेगा जिंक ऑक्साइड। ध्यान रखना बेटा, एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लेना, तो किसके साथ अब क्रिया हो जाएगी, जिंक ऑक्साइड के साथ में, ठीक। और मैंने यहाँ से बोला कितने मॉलिक्यूल लेने, आपको 2 ले लेने, ठीक है ना। तो अब एक से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और दूसरे से बन जाएगा जल। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, ठीक। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, देखो ध्यान से, ठीक। सबसे पहले हमने क्या बोला, आपको जिंक लेना है, ठीक। क्या लेना है, जिंक लेना है ना। और जिंक जो है वो किस रूप में होना चाहिए, तो बोले सॉलिड के रूप में, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड यानी OH के मॉलिक्यूल लेंगे। उसके बाद आपका जो काम होगा वो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन दान कर देना। तो चलो मान लिया हमने कितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, 2। तो अब यहाँ पर जिंक के ऊपर प्लस का चार्ज होगा, वो यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लेगा। और देखो ध्यान से, ये जिंक यहाँ से क्या ले लेगा, एक ऑक्सीजन ले लेगा। इसके साथ अब क्रिया करके बना क्या लेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे और एक यहाँ पे क्या बचा, ऑक्सीजन बचा। ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, जल बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। बताओ कोई समस्या क्या, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ों को याद करना है ना, ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये रिएक्शन, ठीक। अब जल्दी से फटाफट बना लेते हैं हम लोग कैथोड की रिएक्शन को भी। देखना ध्यान से ना, कैथोड रिएक्शन। अब क्या लगता है कि कैथोड रिएक्शन में भी यही तो कहानी है कि हमें इसमें क्या कराना, अपचयन कराना है। तो अपचयन के लिए क्या लिख देना, रिडक्शन लिख देना, ठीक। अब यहाँ पर रिडक्शन कराओगे। अब रिडक्शन में क्या कराना है, जरा ध्यान से देख लो, ठीक। तुम इतना दूर काहे खड़े हो भैया, पास में आ जाओ थोड़ा सा ना। चलो इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ तुम। चलो अभी ध्यान से देखो बेटा, ठीक। अब क्या करना है, तो हमें मर्क्यूरस ऑक्साइड के साथ में, यानी किसके साथ में, मर्क्यूरस ऑक्साइड ये लेना है बेटा, है ना, HGO। अब इसकी अब क्रिया करानी है, ठीक। अब यहाँ से हमने क्या लिया बेटा, जल ले लेना। क्या ले लेना, जल। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन दान करे थे वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर लेना, ग्रहण कर लेना, ठीक। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे तो यहाँ से जो पारा है ये तुम्हारा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और बचेगा क्या, एक O बचेगा। एक O इधर जाएगा, तो यहाँ पर फिर से आपको ध्यान से देखने को मिलेंगे 2OH के निगेटिव मॉलिक्यूल। जो यहाँ पर दिखे थे वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, ठीक। ये हो गई रिएक्शन बेटा किसकी, एनोड और कैथोड की, ठीक है ना। ये हो गई पूरी मरकरी सेल की कहानी। आई होप आप लोगों को ये पूरी की पूरी कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है इस लेक्चर में, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। बैटरियों के बारे में, सेलों के बारे में, ठीक है ना, बैटरियों के प्रमुख गुण के बारे में जाना, बैटरियों या व्यावसायिक सेलों के बारे में जाना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, ठीक। आप फटाफट जो है ना
इस मरकरी सेल का भी स्क्रीनशॉट ले लो और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक। और हम लोग आगे बातचीत करेंगे द्वितीयक सेल के बारे में। किसके बारे में? द्वितीयक सेल के बारे में, जहां पर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा सीसा संचायक सेल। और एक सेल के बारे में बातचीत करेंगे ईंधन सेल के बारे में, जहां पर हम लोग बातचीत करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, ठीक। यानी इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों सेलों को खत्म कर देंगे, यानी कि चारों के चारों सेल जो है ना एकदम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। और ये सेल खत्म होने के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बेटा इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अच्छी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए संघर्ष करते रहना बेटा, है ना, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।